बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास की जो बुक है उसके जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसको हमने सॉल्व करना है। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसके जो क्वेश्चन हमने करने हैं वो कौन कौन से हैं, जो इधर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। और क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम देखें तो इसके अंदर जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के वो कौन कौन से हैं। इसका पार्ट नंबर 1, फिर 3 और फिर 4। इसी तरह अगर हम दूसरे क्वेश्चन के पार्ट्स को देखें तो इसके अंदर दूसरा और फिर चौथा और फिर पांचवा, यानी कि ये जो 3 इसके पार्ट्स हैं इसको सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, पांचवा और 9वां जो है इसको हमने सॉल्व करना है। तो अब इसके बाद हम ऐसे करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा गया है कि कहते हैं राइट द, इधर अगर आपको नज़र आ रहा हो कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि इधर हमारे पास कुछ इक्वेशंस दी गई होंगी, उसको हमने प्रूव करना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले उसको चेंज कर लेना है, फिर बताना है कि क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो फिर जिस टाइम ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का चले मैं आपको पहले बताता चलूँ, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाए, यानी कि बी एक्स वाली टर्म ना आए, वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व मैं इस जगह पर कर देता हूँ। ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये कुछ इस तरीके से दिया गया है कि ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है x+7, फिर एक और ब्रैकेट है उसमें लिखा हुआ है x-3 और इज़ इक्वल टू -7। इसकी हमने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अंदर मल्टीप्लाई करना है। मसलन इस जगह पर अगर आपको ये नज़र आ रहा हो कि जो x है उसको हमने अगली ब्रैकेट में जो दोनों टर्म्स दी गई हैं x और -3 उसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 7 को x और -3 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो और इज़ इक्वल टू के आगे -7 लिखे, उसको हमने उसी तरह लिखा रहने दिया। अब जिस टाइम हमने ये जो शुरू में x लिखा हुआ है ये वाला x, इसको जब मल्टीप्लाई किया पहली टर्म के साथ और दूसरी टर्म के साथ, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा। और जिस टाइम हम इस x को ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3x। और इसके बाद जिस टाइम हमने ये जो 7 है इसको पहली टर्म के साथ और दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना, तो वो भी इसी तरह ही हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 7x और -21 आ जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना कि ये जो चीज़ लिखी हुई है -3x और +7x, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका जवाब कितना आ जाएगा, +4x आ जाएगा। मसलन ये इन दोनों को ऐड किया ना जिस टाइम -3x को और +7x को, तो इसका आंसर कितना आ गया, +4x आ गया। अब बाकी जो -21 और लिखा उसको उसी तरह लिखा रहने देंगे। और ये जो -7 था इसको हमने इक्वेशन के दूसरी तरफ ले आना। जब हम इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले कर आएंगे मसलन इस जगह पर, तो ये -7 किस में चेंज हो जाएगा, +7 में चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, पहली जो दोनों टर्म्स हैं उनको उसी तरह लिखा रहने देना, लेकिन ये जो -21 और +7 इन दोनों को जिस टाइम हमने सॉल्व करना तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, -14 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये अगर हम देखें इसके अंदर 3 हमारे पास टर्म्स आ रही हैं, एक x स्क्वायर वाली टर्म है और उसके बाद x वाली टर्म है और उसके बाद बगैर x वाली टर्म है। जिसके अंदर ये 3 टर्म्स आ रही होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस तरह ये जो पहला क्वेश्चन है ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद अगर हम देखें इससे जो अगला क्वेश्चन है, मसलन इस जगह पर इसको मैं ज़रा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो उसके अंदर आपने क्या करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हमने सॉल्व करना है।
तो इसके अंदर अगर हम एक चीज़ देखें जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि इसके डिवाइडेड बाय में क्या लिखा हुआ है, x+1, और दूसरे डिवाइडेड बाय के नीचे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। तो इसका डिवाइडेड बाय ख़त्म करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि इन दोनों टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा दोबारा लिख लेंगे और साथ इसके हम ब्रैकेट्स लगा लेंगे। उससे अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो इसका एलसीएम था, एलसीएम कौन सा था, x+1 और x, जिसको हम मर्ज़ी पहले लिख लें, बेशक x लिख लें और x+1 लिख लें। तो ये जो एलसीएम है इसके साथ मैंने ये जो पहली टर्म है इसको भी मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर ये दूसरी टर्म है इसको भी मल्टीप्लाई करवा दिया, और उसके बाद जो इक्वेशन के दूसरी साइड पर लिखा हुआ है, मसलन इस जगह पर अगर आप देखें तो ये इक्वेशन के इस साइड पर लिखा हुआ था 6 लिखा हुआ था, तो 6 के साथ भी मैंने x और x+1 को मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इस तरह जो एलसीएम था उसके साथ हमने तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो कटिंग होती है वो हम कटिंग कर देंगे। मसलन इस जगह पर अगर आप देखें ये वाली चीज़ और ये आपस में कट गई है, ये x इस x के साथ कट गया, तो जो चीज़ें कट होती थी उनको हमने कट कर दिया। अब उसके बाद जो चीज़ें बची हैं उनको हमने लिख लिया। मसलन एक x ये वाला बचा हुआ था और एक x ये वाला बचा हुआ था, इन दोनों x को हमने इस जगह पर इकट्ठा करके लिख लिया। इसी तरह इधर हम देखें ये x+1 और ये x+1, ये दोनों जो x+1 इस जगह पर हमने इकट्ठे करके लिख लिया। तो उसके बाद अगर हम ये वाली जो चीज़ है यानी कि 6 और x और x+1, इसके अंदर 6 को हमने छोड़ दिया, जो x है ना उसको हमने अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि ये जो x है जिस टाइम इसने अंदर मल्टीप्लाई होना, अंदर दोनों टर्म्स के साथ इसने जिस टाइम मल्टीप्लाई होना, तो ये आपको इधर नज़र आ रहा होगा, ये x² और प्लस x बन जाएगा। इसी तरह हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना, जब हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस जगह पर ये वाली जो चीज़ है ये आ जाएगी। मसलन जब x ने मल्टीप्लाई होना है x के साथ तो x² हो जाएगा, जब x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो x आ जाएगा। इसी तरह 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह इसका ये जो जवाब है इस जगह पर ये आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम ये देखें, ये लिखा हुआ है x² प्लस x², तो ये क्या बन जाएगा 2x², और उसके बाद जो उससे आगे लिखा हुआ है x+x, तो ये क्या बन जाएगा 2x इस जगह पर, और फिर इसी तरह जो +1 है वो उसके आगे आ जाएगा, मसलन ये वाला +1 इस जगह पर आ जाएगा। और जो इससे आगे रकमें लिखी हैं, मसलन 6 लिखा हुआ है, तो हम 6 को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 6 को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 6x² प्लस 6x, तो ये हमने अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये लिख लिया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, जो इक्वेशंस के इज़ इक्वल टू के दूसरी तरफ रकमें दी हुई थी, मसलन ये जो दोनों टर्म्स हैं इन्हों को बारी बारी हमने दूसरी तरफ ले आना। मसलन ये जो 6x² है इसको हमने 2x² के बाद ले आना, और जो 6x है उसको ने इस साइड पर आकर -6x हो जाना, और ये 2x के बाद में आ जाएगी। तो सारी इक्वेशन के अंदर जो टर्म्स हैं उनको हमने लेफ़्ट साइड पर ले आए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हों को सॉल्व कर लेंगे। मसलन ये जो दोनों टर्म्स हैं ये सॉल्व होकर इसका जवाब कितना आ जाएगा -4x²। मसलन पहली जो टर्म है वो प्लस की और सेकंड जो टर्म है वो माइनस की है। मसलन ये वाली प्लस की और ये किसकी है, माइनस की है। तो जब एक टर्म प्लस की और एक माइनस की हो तो फिर हम क्या करते हैं, बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को माइनस कर देते हैं। मसलन 6x² में से जब हम 2x² को माइनस करेंगे तो 4x² आएगा, लेकिन साइन किसका आता है, बड़ी टर्म का आता है। तो इधर बड़ी टर्म का साइन क्या, अगर इधर हम देखें तो माइनस है, तो इसका मतलब फिर हम इस जगह पर माइनस लगाएंगे। तो इसको आपने इस तरीके से सॉल्व करना। अच्छा, उसके बाद जो इससे अगली दो टर्म्स हैं, मसलन ये वाली और ये वाली टर्म, इन दोनों टर्म्स को अगर हम सॉल्व करें तो एक टर्म प्लस की और एक माइनस की है, तो सेम ये भी माइनस होगी। मसलन 6x² में से हम क्या करेंगे, इस 2x को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना इसका आंसर आ जाएगा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -4x इसका आंसर आ जाएगा।
तो उसके आगे जो +1 लिखा हुआ है उसको हम इसी तरह लिख देंगे। मसलन ये जो +1 इस जगह पर लिखा हुआ है, ये वाला +1 इसको हमने इस जगह पर इसी तरह ही लिख देना। अच्छा, अब अगर हम इनको देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही है। और अगर कोशिश यही करनी चाहिए, जो फर्स्ट टर्म होती है ना, इसके साथ माइनस नहीं आना चाहिए। तो इसके साथ तो माइनस आ रहा है, तो माइनस को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तमाम जो टर्म्स हैं इसको हम -1 से डिवाइड कर देंगे। जब आप तमाम टर्म्स को -1 से डिवाइड करेंगे तो इस जगह पर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये माइनस ये भी प्लस हो जाएंगे। तो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस तो हमारा इस जगह पर क्या जवाब आ जाएगा, माइनस में जवाब आ जाएगा। तो इस तरह इसको हमने सॉल्व करना है। और ये जो दूसरी साइड पे चीज़ है, मसलन ये वाली, किसी चीज़ के ऊपर ज़ीरो हो तो वो सारी चीज़ को क्या कर देती है, ज़ीरो कर देती है। तो इस तरह ही इसने जो है ना सॉल्व होना था। उसके बाद अगर हम देखें, ये जो इसका आंसर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4x² + 4x - 1 = 0। तो इसके अंदर भी कितनी टर्म्स आ रही हैं, 3 टर्म्स आ रही हैं। मसलन 1 2 ये 3, अगर 3 टर्म्स आ रही हों तो ये कौन सी फार्म होती है, स्टैंडर्ड फार्म होती है। जो इस जगह पर ये लिखी हुई है ना कि बताएं कि ये कौन सी फार्म है, तो हम क्या लिखेंगे, ये कौन सी फार्म है जी, स्टैंडर्ड फार्म है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट था उसको हमने सॉल्व कर लिया। मसलन क्वेश्चन नंबर 1 के हमने कितने पार्ट्स करने थे, 3 पार्ट्स करने थे, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा। तो हमने कौन कौन से कर लिए, हमने पहला कर लिया और पहले के बाद हमने तीसरा भी सॉल्व कर लिया। अब हम कौन सा करेंगे, चौथा जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इधर आ जाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका ये चौथा पार्ट आ गया जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है। अच्छा, अब इसका जो क्वेश्चन है इसको अगर हम देखें, इस जगह पर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, इसके डिवाइडेड में 2 टर्म्स दी गई हैं। एक जो टर्म है वो है x + 2 और दूसरी टर्म क्या x है। तो इन दोनों टर्म्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है तमाम टर्म्स को। मसलन 3 टर्म्स हैं, 3 की 3 टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप इस जगह पर देखें, ऊपर वाली चीज़ हमने सेम उसी तरह लिख देनी है, लेकिन क्या करना, साथ ब्रैकेट्स लगा लेनी है। ब्रैकेट्स लगाने से ये होता है कि गलती का चांस कम होता। अच्छा, उसके बाद जिस टाइम हमने ये ब्रैकेट्स लगा लिया तो तमाम टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करवाना। तो तमाम टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, किसके साथ, इसके एलसीएम के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसका एलसीएम क्या है, इसका एलसीएम है x - 2 और x, ये जो लिखा है ना x - 2 और x, ये इसका एलसीएम है। इसको हम तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इस साइड पर तो 0 है, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब वैसे ही 0 हो जाएगा, तो उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो चीज़ों की कटिंग होती है उसकी हमने कटिंग कर देनी है। मसलन इस जगह पर अगर आप देखें, x - 2 से कैंसिल हो गया या कट हो गया, x के साथ कट हो गया। तो जो कटिंग होती थी वो हमने कटिंग कर दी। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो हमारे पास चीज़ बच जाएगी, मसलन ये जो चीज़ है ये हमारे पास अब बच गई है, अब इनको हमने सॉल्व करना है। तो इसके अंदर हमें जैसा कि इधर नज़र आ रहा है कि जो x है वो दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये नीचे लिखा हुआ है x² + 4x आ जाएगा। इसी तरह जो इससे अगली टर्म्स हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इधर एक चीज़ जो याद रखने वाली वो ये है कि आपने इस जगह पर जब सॉल्व करना है ना, तो यूँ समझ लें कि इसको मैं ज़रा आपको क्लियर करके ज़रा दिखा दूं कि ये जो माइनस है, ये वाला माइनस, इस माइनस की मैं बात कर रहा हूँ, ये माइनस आपने बाहर ही रहने देना, इसको ब्रैकेट के अंदर अभी आपने नहीं लिखना है। आपने पहले ये जो छोटी दोनों ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व करना है। जब इन दोनों ब्रैकेट्स को आप सॉल्व करके ये इसका आंसर लिख लोगे तो बाद में आपने ये जो माइनस है जो बाहर की तरफ है इसको फिर अंदर तमाम टर्म्स के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे और अंदर वाली टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसी तरह जो इससे अगली टर्म में जो टर्म्स हैं, मसलन ये वाली दोनों टर्म्स, इनको आपने अंदर यानी कि 4x को मल्टीप्लाई करवाना है x के साथ और फिर -2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना। तो इस तरह हमारे पास इसका ये जो जवाब है ये आ जाएगा।
अब इसके बाद हमने क्या किया, इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया और फिर हमारे पास जो आंसर आएगा ये वाला स्टेप आ जाएगा। तो इसके अंदर जो चीज़ों की कटिंग होती है उसकी हमने कटिंग कर देनी है। मसलन इस जगह पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इससे जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर कुछ चीज़ें जो है ना वो ऐड हो सकती हैं। मसलन एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमने शुरू में लिख दी और एक्स वाली 3 टर्म्स थी, इनको हमने इकट्ठा लिख लिया, बल्कि 4 टर्म्स हैं। एक या इस तरह की है, ये जो 3 टर्म्स हैं ना इनको हमने पहले सॉल्व किया। इसका जवाब आ गया +8x। इधर अगर आपको दिखाया जाए तो इसका जवाब क्या आ गया +8x, और ये जो -8x है ये साथ इसके लिख लिया। अब ये +8x और -8x ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ पीछे 2 जो टर्म्स हैं वो बच जाएंगी। जैसा कि आपको इधर नज़र आ रहा होगा कि 4x² और -4 = 0 हमारे पास बचा। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो इस जगह पर जो दोनों टर्म्स हैं वो 4 पे डिवाइड हो सकती हैं। मसलन ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों के अंदर 4 4 आ रहा, तो हम फिर क्या करेंगे, इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे तमाम टर्म्स को। तो फिर ये जो 4 है ये ऊपर वाले 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब ये दोनों 4 कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह ये 4 और ये वाला 4 इसने आपस में कैंसिल हो जाना, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा x² - 1 = 0 आ जाएगा। तो अगर इसके अंदर हम देखें हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, हमारे पास सिर्फ इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, एक ये और एक ये। अगर 2 टर्म्स हों तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हम कहते हैं, यानी कि ये क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर इस जगह पर 3 टर्म्स हमारे पास आ जाती तो ये फिर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जानी थी। तो इस तरह ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया और उम्मीद है इसकी आपको समझ भी आ गई होगी। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, अब उसकी तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि एक बार इसको मैं थोड़ा सा इधर करके आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है जी, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसको आपने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 2 पार्ट है, तो इधर तो ये हम पहला पार्ट इसका कर रहे हैं, लेकिन ये स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो इसका पार्ट नंबर 2 है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको अब हमने किस तरह सॉल्व करना, अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं, ये लिखा हुआ है जी 3y² = y × y - 5। इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसके हमने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है इसको। तो इसको हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इधर हमने दोबारा इसको लिख लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो y है इस y को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मसलन जब y से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y² आ जाएगा, और जब y - 5 से मल्टीप्लाई होगा तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, -5y आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, तमाम टर्म्स को हमने जो राइट साइड है लेफ़्ट साइड है उसकी तरफ हमने लिख लेना, यानी कि = के लेफ़्ट साइड के ऊपर 3 की 3 टर्म्स हमने लिख लेनी है। तो अगर हम इस जगह पर देखें तो ये 3y² और -y² है, तो इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2y² इसका आंसर आ जाएगा। तो इस जगह पर हमने ये लिख दिया, और बाकी जो लिखा हुआ है 5y, तो उसको हमने इस जगह पर इसी तरह ही लिख देना है। अब इसमें से अगर हम चाहें तो हम कॉमन ले सकते हैं। मसलन ये जो स्टेप है इसमें से अगर हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। तो क्या चीज़ कॉमन आएगी, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ से y कॉमन आ सकता है। जब y कॉमन लेंगे तो इस जगह पर क्या बचेगा, इस जगह पर 2y आ जाएगा, और जब 5y में से y कॉमन लेंगे तो इस जगह पर सिर्फ y बच जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, जिस टाइम में ये चीज़ आ गई, अब इसका मतलब है या तो y 0 के बराबर है या ये 2y + 5 ये चीज़ 0 के बराबर है। तो
तो इस वजह से हमने क्या करना है, एक बीच में लाइन लगानी है, ये वाली लाइन, और एक साइड पर जो पहली रकम है मसलन जो y है उसको 0 के बराबर रखेंगे, और एक बार 2y + 5 को 0 के बराबर रख लेंगे। मसलन एक ही साइड पर 0 के बराबर रख लिया और एक ही साइड पर 0 के बराबर रख लिया। तो इस जगह पर ये इसकी ना फैक्टराइजेशन हो गई है। फैक्टराइजेशन का मतलब यही होता है कि आपके पास ना मल्टीप्लाई की फॉर्म के अंदर जो टर्म्स हैं ना वो आ रही हों। तो अच्छा, अब इसको देखते हैं कि यहाँ से तो हमें पता है कि y किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ये तो ठीक है। अब ये जो लिखा ना 2y + 5 = 0, इसको हमने सॉल्व करना। जिस टाइम इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है ये जो +5 है दूसरी साइड पर आकर -5 हो जाएगा, और उसके बाद ये जो y के साथ 2 लिखा हुआ है, मसलन ये वाला जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 ने -5 के नीचे आकर डिवाइड हो जाना। जब इसने -5 के नीचे आकर डिवाइड हो जाना तो y का हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -5 / 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम देखें हमारे पास कितने y के जवाब हैं, 2 जवाब आए हैं। वो कौन कौन से, एक ये वाला y = 0, एक y = -5 / 2। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, SS लिख कर, SS का मतलब सॉल्यूशन सेट लिख कर उसके अंदर हमने लिख देना, यानी कि 0, -5/2 इसको हम इस तरह लिख देंगे। तो इस तरह ये हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो गया, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। अब हमने दूसरा जो क्वेश्चन है इसका हमने चौथा जो पार्ट है उसको हमने सॉल्व करना। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी x² - 11x = 152। अब आपने इस क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिख लेना। मसलन अगर आप इस जगह पर देखें, इधर हम सॉल्यूशन लिखते हैं यानी कि सॉल्व करने लगे हैं, तो इसको एक दफ़ा दोबारा लिखना होता है। अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या है कि इसको आपने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको फैक्टर बनाने का तरीका ये होता है कि जो आपके पास फर्स्ट टर्म है मसलन x² और लास्ट टर्म कौन सी है, -152, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा। लेकिन एक और बात भी इधर याद रखने वाली, वो ये कि ये जो आखिरी टर्म होती है इसके साथ जो साइन होता है, मसलन ये वाला जो साइन है इसको आपने लाजमी लिखना होता है, यानी कि इसको आपने लाजमी मल्टीप्लाई करना। तो -152 को जब आप x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, -152 x² इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें से आपने क्या करना है, ये जो आपको गोल दायरे के अंदर चीज़ नज़र आ रही है, मसलन ये वाली जो चीज़ नज़र आ रही है ये क्या, 152। अब इस 152 के आपने फैक्टर बनाने होते हैं। मसलन इसको मैं अगर आपको बड़ा करके दिखाऊं, फैक्टर बनाने का जो तरीका होता है इधर ध्यान से समझ लें, वो कौन सा तरीका है। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है इस जगह पर 152। अब इस 152 का आपने क्या करना है, मसलन इस चीज़ को आपने देखना होता है कि ये किस किस टेबल पर आती है। तो अगर हम देखें 1 के टेबल के अंदर 152 आता है, क्योंकि 1 तो हर टेबल के ऊपर आ रहा होता है। अच्छा, उसके बाद जो 2 है, 2 को हम अगर मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 76 के साथ, तो फिर भी ये क्या बनता है, 152 बन जाता है। और इसी तरह अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करवाएं 38 के साथ तो ये भी 152 बन जाता है। इसी तरह अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करवाएं 19 के साथ तो फिर भी ये 152 बनता है। तो ये चीज़ें हमने ना लिख लेनी होती हैं। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि आपने देखना ये दरमियान में क्या लिखा हुआ। तो इधर अगर हम देखें दरमियान के अंदर क्या लिखा हुआ, -11x, और ये अब हमने बनाना है कि -11x किस तरह बनता है। अगर तो हम इन दो चीज़ों को सॉल्व करें, मसलन 1 और 152 को, तो या तो हमारा आंसर आएगा 151 या आएगा 153, यानी कि अगर माइनस करेंगे तो 151 और अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 153 आ जाएगा। लेकिन हमने तो 11 बनाना है, तो इसका मतलब ये ठीक नहीं है।
अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें 2 और ये लिखा हुआ है 76, अगर हम 2 और 76 को सॉल्व करें, या तो हमारे पास 78 आएगा या 74 आएगा, तो ये भी ठीक नहीं है क्योंकि हमने बनाना है -11x, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। और अगर हम इसके बाद ये वाली रकम ले लें 4 और 38, तो या तो हमारे पास आंसर आएगा 42 या आएगा 34, तो ये दोनों ये भी गलत हैं, इससे भी 11 नहीं बनता, तो इसको भी हमने छोड़ दें। लेकिन ये जो टर्म लिखी हुई है 8 और 19, अगर हम इनको सॉल्व करें, या तो हमारे पास आएगा 27 या आएगा 11, तो ये ठीक है, तो इसको हमने ले लेना। तो फिर हमने करना क्या होता है, ये जो साइन लिखा हुआ है, ये वाला साइन जो 11 के साथ है, वो कौन सा साइन है, माइनस का, तो वो याद रखना आपने, ये बात भूलनी नहीं है, ये बड़ी अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो साइन लिखा होगा, मसला 11 के साथ क्या लिखा होगा माइनस, इसको आपने बड़ी टर्म के साथ लिखना। तो बड़ी टर्म कौन सी है, वो तो 19x, तो आपने इसके साथ साइन लगाना है। कौन सा साइन, ये जो इस टर्म के साथ लिखा होगा, यानी कि दरमियान वाली टर्म के साथ जो साइन होगा उसको आपने क्या करना है, इधर जो बड़ी टर्म होगी उसके साथ आपने लगा लेना। अब इधर तो माइनस आ गया, अब ये सोच कर लगाना होता है साइन। मसलन 8 के साथ अब हम क्या लिखें कि वो 11 बने, क्योंकि इस जगह पर तो माइनस है, अगर हमने इधर भी माइनस लिख दिया तो ये तो बन जाएगा -27, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस जगह पर प्लस लिखना पड़ेगा। प्लस लिखने से क्या होगा, ये हमारे पास -11 आ जाएगा। अब इसके साथ क्या लिखा हुआ था, 11 -11 के साथ वो तो x लिखा हुआ था, तो इधर भी x लगा देंगे, और इधर भी हमने 19 के साथ भी x लगा देना और 8 के साथ भी x लगा देना। तो इस तरह ये जो चीज़ है ये सॉल्व हो जाएगी, और सॉल्व होकर इसका जो आंसर है वो आ जाएगा कि ये जो -11x है वो किसके बराबर है, +8x, और -19x इसके ये बराबर है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो 11x लिखा होगा, मसलन इस जगह पर अगर मैं अब आपको दिखाऊं कि ये जो चीज़ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो ये -11x लिखा होगा, अब इसकी जगह पर हमने क्या लिखना है, +8x और -19x, यानी कि ये ज़रा मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद बीच में लिख लेता हूँ, यानी कि -11x को क्या लिखेंगे, +8x और -19x। अब ये हमने लिख लिया, और बाकी जो ये x स्क्वायर है ये शुरू में आ जाएगा, और ये 152 ये इस जगह पर इसी तरह ही आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है कि ये जो पहली दो टर्म्स हैं, मसलन ये वाली जो पहली दो टर्म्स हैं, इसमें से कॉमन लेना। इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, इसमें से तो x कॉमन आ सकता है, तो हमने x को कॉमन ले लेना। उसके बाद ये जो अगली दोनों टर्म्स हैं इनमें से हमने कॉमन लेना। तो इन दोनों टर्म में से जो चीज़ कॉमन आ सकती है वो है -19, तो इसका जवाब कितना आ जाएगा, -19, यानी कि जो इसको आपने कॉमन लेना। उसके बाद अगर एक और इसके अंदर मैं अगर आपको आसान चीज़ बता दूं, वो ये है, ये जो शुरू में टर्म लिखी होती है, मसलन ये वाली जो आपने कॉमन लेने के बाद लिखनी है इधर, मसलन जब हम इस टर्म में से x को कॉमन लेंगे तो इधर ब्रैकेट में क्या आएगा, x + 8 आएगा। आपने यही x + 8 आगे भी लिख लेना इस जगह पर, मसलन ये जो x + 8 है इधर लिखा है ना, इसको आपने आगे भी लिख लेना। अब आपने ये सोचना कि इस जगह पर मैं क्या लिखूं, मसलन ये जो जगह है इस जगह पर मैं क्या लिखूं, और उसको मैं किस चीज़ से मल्टी, यानी कि इस x से मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास क्या बने, ये जो ऊपर चीज़ लिखी है ये वाली बननी चाहिए। तो अगर हम देखें, अगर हम -19 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर हमारे पास 19x आएगा ना। तो ये सिर्फ चीज़ आपने सोच कर लिखनी होती है, ये वाली चीज़ अगर ये आपने ठीक लिख ली तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। मसलन मैंने अभी तक आपको क्या बात बताई है, ये जो ब्रैकेट में चीज़ लिखी है ना x + 8, इसको आपने आगे लिख लेना। फिर आपने सोचना है कि इस जगह पर मैं क्या लिखूं, और उसको मैं इस x से मल्टीप्लाई करवाऊं और मेरे पास क्या आ जाए, -19x आ जाए। तो इधर तो x लिखा है तो उसका मतलब -19 से हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना। तो फिर उसके बाद आपने ये चेक करना है कि अगर इस रकम को मैं इससे अगली रकम के साथ मल्टीप्लाई करूं, क्या मेरे पास ये ऊपर वाला जवाब आता है इस जगह पर जो 152 लिखा हुआ है।
तो अब 19 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 152 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो हमने रकम लिखी है ना, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ भी है, आपने ये देखना है, ये वाले दो साइन देखने हैं। मसलन इधर माइनस लिखा हुआ है और इधर क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। अगर ये दोनों साइन ऑपोजिट होंगे तो फिर इस जगह पर माइनस आएगा। ये जो जगह है ना, इस जगह पर आपने क्या लगाना है, माइनस लगाना है। और अगर ये दोनों साइन सेम होते हैं, मसलन ये वाले इन साइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक मिनट, ये माइनस और प्लस, अगर ये दोनों साइन क्या होते हैं, सेम होते हैं, मसलन ऊपर भी माइनस होता, नीचे भी माइनस होता, तो फिर इस जगह पर साइन प्लस आना था। ये जो जगह ये 19 के साथ जो लिखा हुआ है ना, इस जगह पर साइन कौन सा आना था, प्लस का आना था। अगर ये साइन अपोजिट हो, मसलन ये जो साइन है, ये वाले साइन अपोजिट हो, तो हमारे पास जो जवाब आता है वो इस जगह पर जो हमने लगाना होता है, साइन लगाना होता है, वो कौन सा लगाना होता है, माइनस का लगाना होता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो x + 8 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा है, इसको कॉमन लेंगे। जब हम इसको कॉमन ले लेंगे, मसलन इस जगह पर ये हमने कॉमन लिया है, तो हमारे पास बाकी फिर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर हम ये वाला x लिखेंगे और फिर ये जो 19 है ये इस जगह पर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 8 और दूसरा x - 19 ब्रैकेट में। तो ये असल में ये जो सारी चीज़ अभी आपको मैंने समझाई है, ये वाली सारी चीज़ ये होती है फैक्टराइजेशन। तो हमने इसको फैक्टराइजेशन की मदद से इस जगह पे इसको सॉल्व किया। तो उसके बाद हमने क्या करना है, अब ये लिखा हुआ है यहाँ तो ये टर्म ज़ीरो के बराबर है, या इससे अगली टर्म ज़ीरो के बराबर है, तो इन दोनों को हम ज़ीरो ज़ीरो के बराबर रख लेंगे। मसलन इधर अगर आप देखें x + 8 को ज़ीरो के बराबर रखा और x - 19 को भी ज़ीरो के बराबर रख लिया। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू किस तरह फाइंड होगी, ये जो इस जगह पर +8 है, जब ये = के दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो x = -8। और इसी तरह इस साइड पर अगर हम देखें, ये लिखा हुआ है x - 19 = 0, और जब ये -19 के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो इसके सॉल्यूशन सेट आएंगे वो दो आएंगे। वो कौन कौन सा सॉल्यूशन सेट आएगा, नंबर 1 हमारे पास आ जाएगा x जो है वो किसके बराबर है, -8 के बराबर, और दूसरा किसके बराबर है, 19 के बराबर है। तो इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं इधर सॉल्यूशन सेट के अंदर हम लिख देंगे। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट था, ये जो इस जगह पर आपको नज़र आ रहा है 4th पार्ट, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, उसको हमने सॉल्व करना। तो उसने भी सेम उसी तरह ही सॉल्व होना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है इसको एक दफ़ा आपने दोबारा लिखना है। मसलन इस जगह पर आपने दोबारा लिख लिया, फिर आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स लगा लेनी है। साइडों पर आपको नज़र आ रही होंगी, ये आपने ब्रैकेट्स लगा लेनी है। ब्रैकेट्स लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इसके एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर एक चीज़ जो है ना समझने वाली है, वो ये है कि इसके एलसीएम में क्या क्या लिखा हुआ है। इसके एलसीएम में लिखा हुआ है, यानी कि नीचे जो डिवाइडेड बाय में लिखा हुआ है x लिखा हुआ है और x + 1 लिखा हुआ है। जो x और x + 1 है, इसके साथ आप तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें। मसलन इस जगह पर देखें, इस जगह पर देखें और इस जगह पर देखें, हमने तमाम टर्म्स को x + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यूँ मल्टीप्लाई करने से अब जो जो चीज़ कट हो सकती है उसको हम कट कर देंगे। मसलन ये x जो है इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, x + 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इस साइड पर जो = की दूसरी साइड है कोई चीज़ भी कैंसिल नहीं होगी। तो फिर उसके बाद जो चीज़ें कैंसिल हो गई हैं और जो फिर बाकी बच जाती हैं उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इधर आपने ना ये जो लिखा हुआ है ना 25 / 12, इसको भी फ़िलहाल आपने छोड़ देना। बाकी पहले आपने एक दफ़ा मल्टीप्लाई जो है ना x है उसको अंदर दोनों टर्म्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर लेना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो कुछ इस तरह होगी, यानी कि इस जगह पर ये चीज़ आ जाएगी और ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब इसको हमने इनको अब हमने सॉल्व करना। मसलन ये जो लिखा है ना x + x, तो ये किसके बराबर होगा,
2x के बराबर होगा। और ये जो लिखा है ना एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर, ये दोनों इकट्ठे होकर 2x स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ये मसलन एक बार सॉल्व हो गया इधर तक, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने देखना है ये जो लिखा हुआ है ना 25 डिवाइडेड बाई 12, इनको अब हमने इस्तेमाल करना है। मसलन ये जो डिवाइडेड बाय में 12 है, इसने अब इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई होना, तो जब ये इस साइड पर आएगा तो आपने फिर ब्रैकेट साथ लगा लेनी है, जैसा कि आपको इधर ये नज़र आ रहा होगा कि आपने ब्रैकेट लगा कर फिर आपने 12 लिखना। क्यों? क्योंकि इस 12 ने तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होना, तो इस जगह पर आपने ब्रैकेट लगा लेनी है। ब्रैकेट लगाने के बाद फिर इस 12 को जब आप अंदर तमाम टर्म्स के साथ यानी कि तीनों टर्म्स के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये नीचे जो जवाब लिखा हुआ है ना ये आ जाएगा, यानी कि 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 इसका जो आंसर है ना वो आ जाएगा। और फिर इसी तरह ये जो 25 है, इसने इन दोनों टर्म्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाना, तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 25x स्क्वायर प्लस 25x इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इससे आगे हम चलते हैं, तो अगर हम इस जगह पर देखें ये तमाम जो टर्म्स थी यानी कि ये जो दो टर्म्स थी, इसको आपने इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड पर ले आना है। जब आप इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड पर ले के आएंगे तो एक्स स्क्वायर वाली रकमें आपने इकट्ठी कर लेनी है। मसलन ये दोनों एक्स स्क्वायर वाली थी, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, और ये वाली जो दोनों थी ये एक्स वाली थी, इन दोनों को आपने इकट्ठा कर लिया। जब आप इन दो टर्म्स को ऐड करेंगे यानी कि 24x स्क्वायर और माइनस 25x स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1x स्क्वायर। फिर इसके बाद आपने इससे जो अगली दोनों टर्म्स हैं ये वाली और ये वाली, इनको सॉल्व करना है। इसका जवाब कितना आ जाएगा, -1x आ जाएगा जवाब। और जो प्लस 12 है वो आपने इसके आगे लिख देना। अब अगर इस जगह पर हम देखें तो जो पहली टर्म है ना इसके साथ -1 आ रहा है, तो हमारी यही कोशिश होती है जो पहली टर्म है वो माइनस वाली ना हो। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो तीनों टर्म्स हैं इन तीनों टर्म्स को हमने -1 से डिवाइड कर देना है। तो इधर अगर हम देखें तमाम टर्म्स के नीचे हमने -1 लिख दिया, या आप -1 से मल्टीप्लाई कर लें या -1 से डिवाइड कर लें, तो फिर होगा क्या, ये जो माइनस है ऊपर वाले माइनस को कैंसिल कर देगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल नहीं होंगे, बल्कि अगर ये दरमियान में आ रहे हो ना तो फिर ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। इसी तरह ये माइनस और ये प्लस है तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा इसका जवाब। और किसी चीज़ के ऊपर ज़ीरो हो तो वो तमाम टर्म क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो इस तरह ये जो इसके आंसर हैं ये हमने इसके नीचे लिख दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -12। अब इसकी हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया, तो उसके अंदर मैंने आपको ये बात समझाई थी कि आपने करना क्या होता है, जो पहली टर्म होती है और आखिरी टर्म और उसकी जो साइन होता है उसका, मतलब इसका साइन क्या है, नेगेटिव साइन है, ये जो साइन होता है ना इसको आपने लाजमी लिखना होता है। फिर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना। जब इन दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसा कि आपको ये इधर नज़र आ रहा होगा कि इस जगह पर हमने मल्टीप्लाई किया, तो जवाब कितना आ जाएगा, -12x स्क्वायर आ जाएगा। ये जो -12x स्क्वायर है, अब इसके हमने फैक्टर बनाने, हमने देखना कि ये किस किस टेबल के अंदर आते हैं। मसलन ये जो माइनस को आपने फ़िलहाल छोड़ देना, आपने देखना जो 12 है वो किस टेबल पर आता है। ये 1 के टेबल पर आता है, फिर ये 2 के टेबल पर भी ये 12 आता है, 2 6 12 होता है। फिर इसी तरह 3 के टेबल में भी 12 आता है, यानी कि 3 4 क्या होता है, 12 होता है। अब ये जो दरमियान में चीज़ लिखी होती है ना, मसलन ये क्या लिखा हुआ है, प्लस एक्स का मतलब +1x, आपने अब 1 बनाना है। तो अगर हम देखें ये जो इस जगह पर चीज़ें दी गई हैं, तो देखना है कि किस किस से 1 बन सकता है। अगर हम इन दो टर्म्स को लें, या तो हमारे पास जवाब आएगा 11 या आएगा 13, तो यहाँ से तो 1 नहीं बन सकता। अच्छा, फिर हम ये 2 और 6 को देखते हैं, या तो हमारे पास 8 बन जाएगा या क्या बन जाएगा, 4 बनेगा। तो हमने 1 बनाना है, तो 1 तो बन नहीं सकता इससे। लेकिन ये जो है ना माइनस यानी कि जो 3 और 4 है, इसको अगर हम सॉल्व करें, या तो 7 बनेगा या 1 बनेगा। अब हम इस
को ये कह सकते हैं ये ठीक है, इसके साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर आपने करना क्या, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये जो x के साथ साइन लिखा हुआ है, ये कौन सा साइन है, प्लस का, इसको आपने किधर लिखना होता है, बड़ी टर्म के साथ लिखना होता है। 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4 बड़ा, तो 4 के साथ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपने सेम लिखनी होती हैं। जो दरमियान वाली रकम के साथ साइन होता है वो आपने बड़ी रकम के साथ लिखना होता है। अब पीछे आपने देखना है कि इस जगह पर हमने अब क्या लिखना है, ये सोच कर लिखना होता है। तो वो तो 4 है, अगर +4 है, अगर इस जगह पर हमने प्लस लिख दिया तो ये तो +7 बन जाएगा, लेकिन हमने बनाना है +1। तो +1 बनाने के लिए फिर हमें इधर माइनस लिखना पड़ेगा। तो फिर इस जगह पर हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, मसलन इस जगह पर x लिखा हुआ है, ये जो x है इस वजह से हमें इधर भी x लिखना पड़ेगा और इधर भी क्या लिखना पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो x होता है ये दोनों टर्म्स के साथ लिख लेते हैं। तो इस तरह ये इसके फैक्टर बन गए, यानी कि -3x और +4x, ये इसके दो फैक्टर बन गए। अब इनको हमने क्या करना है, इस जगह पर पुट करना। मसलन जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के नीचे हमने क्या लिख देना है, एक्स स्क्वायर लिख देना। लेकिन ये जो प्लस एक्स था इसकी जगह पर अब हमने क्या लिखना है, -3x + 4x, और ये जो इससे आगे लिखा हुआ है ना -12, इसको हमने इसी तरह लिख देना। अब उसके बाद हमने कॉमन लेना। तो कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पहली दो टर्म्स हैं जो इधर आपको नज़र आ रही होंगी, पहली दो टर्म्स वो कौन कौन सी हैं, ये वाली दो टर्म, इसमें से कॉमन लेना। इसमें से x कॉमन आ सकता है, जब x कॉमन आएगा तो इधर क्या अंदर ब्रैकेट के बचेगा x - 3। उसके बाद ये मैंने आपको बताया था, ये जो ब्रैकेट वाली चीज़ होती है ये आपने आगे लिख लेनी होती है। मसलन x - 3 को ही आपने आगे लिख लेना। उसके बाद आपने सोचना कि इस x को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं, इस जगह पर ये सोच के लिखना होता है कि इस x को मैं किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करूं और वो क्या बन जाए, +4x बन जाए। तो इसका मतलब +4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस जगह पर फिर आप क्या लिख दोगे, इस जगह पर आप +4 लिख दोगे। अब ये जो +4 है इसको अब इससे अगली रकम के साथ मल्टीप्लाई करके देखो। अगर मैं +4 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना बन जाता है, 12 बन जाता है। तो इसका मतलब हमारा फैक्टर ठीक है। फिर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक और बात भी बताई थी कि ये दो साइन आपने देखने होते हैं। तो ये वाला साइन भी नेगेटिव है और ये वाला भी साइन नेगेटिव है, ये साइन सेम है। अगर साइन सेम हो तो फिर क्या करते हैं, ये वाला साइन क्या लगाते हैं, पॉजिटिव लगा देते हैं। अगर ये साइन अपोजिट होते तो इस जगह पर क्या आ जाना था, नेगेटिव आ जाना था। तो अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से किया तो फिर इसके अंदर आपको बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा, ये सेम उसी तरह ही सॉल्व हो रहा। अब आपने कॉमन लेना है। तो अगर हम देखें इस जगह पर लिखा है x+3 और इधर भी क्या लिखा हुआ है, x+3 लिखा हुआ है। तो x+3 को इस जगह पर हम कॉमन ले लेंगे और पीछे हमारे पास क्या बचेगा, x, और ये क्या बच गया, x+4। इसको हम एक और ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, यानी कि x+4 की को एक और ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो x - 3 है इसकी एक अलहदा से ब्रैकेट बना लेंगे। तो इस तरह ये हमारे पास इसके जो फैक्टर हैं वो बन जाएंगे, ये वाला x - 3 और x+4। अब हमने क्या करना है, ये जो पहली टर्म है इसको भी 0 के बराबर रखना और दूसरी टर्म को भी 0 के बराबर रखना। तो इस जगह पर अब ये देखें, ये दोनों टर्म्स जो हैं इनको हमने 0 के बराबर रख लिया। x - 3 को भी 0 के बराबर और x+4 को भी 0 के बराबर रखा। जब x - 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो ये -3 = के दूसरी तरफ आएगा, तो आकर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। फिर इसी तरह इधर अगर हम देखें जो x+4 है तो इसका +4 = की दूसरी तरफ आएगा तो वो क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। तो इधर हमारे पास x के दो जवाब हैं, एक ये +3 और एक क्या है, -4। तो इन दोनों को हमने इस ब्रैकेट के अंदर सेट वाली ब्रैकेट में लिख लेना और इधर हमने क्या लिख देना, SS का मतलब सॉल्यूशन सेट। तो इस तरह ये जो सॉल्यूशन सेट है ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब इसके बाद जो एक्सरसाइज 1.1 का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ इस तरह ये कहते हैं कि आपने इसके अंदर क्या करना है, सॉल्व द
फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, के कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड है उसकी मदद से आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा हुआ है 7x² + 2x - 1 = 0। अब इसके अंदर ये जैसा कि इधर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि मैंने लिखा हुआ है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी रिमूव द कोफिशेंट ऑफ x²। तो x² का जो कोफिशेंट है, x² का कोफिशेंट क्या है +7 या खाली 7 है, इसको हमने क्या करना है रिमूव करना है। सो वी डिवाइडेड बाय 7, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये अगर हम इस जगह पर देखें तो हमने ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी इसको एक बार दोबारा लिखा और उसको क्या किया 7 से डिवाइड कर दिया। तो 7 से डिवाइड करने से हमारे पास जो चीज़ आएगी वो ये आ जाएगी, क्योंकि ये वाला 7 और ये 7 तो कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचेगा खाली x² बचेगा। लेकिन ये इसको अगर हम देखें ऊपर 2 है और नीचे 7 है, तो ये 2/7 इसी तरह ही आ जाएगा। और उसके बाद जो -1/7 है इसको हमने इसी तरह इसके नीचे लिख देना। अब इधर जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि ये जो पहली टर्म है ना इसको आपने इसी तरह ही नीचे लिख देना। लेकिन ये जो इधर आपको ये गोल दायरा भी नज़र आ रहा होगा, इसको x के साथ जो लिखा हुआ है आपने इस फार्मूले में पुट करना। ये जो आपको फार्मूला नज़र आ रहा इस जगह पर, इस फार्मूला में आपने इसी तरह ब्रैकेट्स लगानी है। ब्रैकेट्स के अंदर 1/2 लिखना है और 1/2 के साथ आपने छोटी ब्रैकेट लगानी है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट है साइडों पर उसके ऊपर आपने क्या लिख लेना है 2 लिख लेना है। अब इसके अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है कौन सी, ये जो x के साथ लिखी हुई है, x के साथ क्या लिखा हुआ है 2/7, तो 2/7 को इस ब्रैकेट के अंदर आपने लिख लेना है, फिर इसको सॉल्व करना। तो जैसा कि आपको इधर नज़र आ रहा है कि हमने 2/7 को ये ब्रैकेट के अंदर लिखा, जब इस ब्रैकेट के अंदर लिखा तो फिर ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो इधर ब्रैकेट में क्या आ गया 1/7 और उसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर आ गया, यानी कि ये हमारे पास रकम जो है ना ये आ गई है। अब आपने क्या करना, ये जो रकम हमारे पास आई है इसको आपने एक बार प्लस करना है और एक बार आपने माइनस करना। अगर आप इधर देखें ये क्या लिखा हुआ है प्लस और ये क्या लिखा हुआ है माइनस लिखा हुआ है, तो ये जो आपने चीज़ फाइंड की होगी इसको आपने प्लस भी करना और माइनस भी करना। और बाकी जो चीज़ें मसलन ये पहली रकम इधर आ जाएगी, दूसरी रकम इधर आ जाएगी और ये जो आखिरी रकम है ये इधर आ जाएगी। और ये जो फार्मूले की मदद से ये जो आपने वैल्यू फाइंड किया यानी कि 1/7 का स्क्वायर, इसको आपने प्लस और माइनस करके लिख देना। उसके बाद ये करने का हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे ये जो पहली जो 3 टर्म्स हैं ना ये फार्मूला क्लोज़ हो जाता है a + b का होल स्क्वायर। तो जिस तरह इधर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। यानी कि उसको अगर हम सॉल्व करें ना तो ये हमारे पास a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला इधर कंप्लीट हो जाता है। और यही उन्होंने कहा ना कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको सॉल्व करना, तो इधर हमने इसका जो स्क्वायर है वो कंप्लीट कर लिया। तो ये तो 3 रकमों से ये वाली चीज़ बननी थी, बाकी हमारे पास इधर 2 रकमें बच गई हैं। मसलन एक ये वाली रकम बच गई और ये वाली रकम बच गई। इन दोनों रकमों को हम = की दूसरी साइड के ऊपर ले जाएंगे, जैसा कि ये इधर आपको नज़र आ रही हैं। हमने क्या किया, इनको इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले गए हैं। अब इनको हमने सॉल्व करना है। मसलन ये जो चीज़ है इसको सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये जो लिखा है 1/7 इसको हमने इसी तरह इसके नीचे लिख देना। अब इस जगह पर अगर हम देखें ये तो इसी तरह ही ये जो चीज़ है ना ये यूं ही नीचे को आती जाएगी, लेकिन जो दूसरी साइड है इसका अब हमने क्या करना है एलसीएम लेना। अगर 1/49 और 1/7 का एलसीएम लें तो हमारे पास ये जवाब आ जाता है, यानी कि दोनों का एलसीएम कितना आ गया 49 और 7 का एलसीएम कितना आ गया 49 आ गया, ये जो लिखा हुआ है। और ऊपर फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इस जगह पर 7 क्यों आया, यानी कि ये जो जगह इस जगह पर 7 इस वजह से आया, आपने देखना होता है कि 7 के टेबल पर 49 कब आता है, 7 7 ज़र 49 होता है, वो जो 7 होता है उसने ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होना। तो 7 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस जगह पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इस जगह पर मेन हमने एलसीएम ही लिया है, अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो फिर इधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा, अब ये जो 1 और 7 है ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और जो 49 है वो उसी तरह नीचे आ जाएगा। तो ये हमने इसका क्या कर लिया, इस जगह पर जो कंप्लीटिंग स्केयर है वो मुकम्मल कर ली। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइडों पर स्केयर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक्स का वैल्यू निकालनी है। तो फिर दोनों साइडों पर हमने स्केयर रूट ले लिया। तो इस साइड के ऊपर ये जो स्केयर रूट और स्केयर है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास इस जगह पर जो चीज़ बचेगी वो आएगी x+1/7। और जब इस साइड से हमने स्केयर रूट स्केयर को ख़त्म करना तो दूसरी साइड पर ये भूलना नहीं है, आपने प्लस माइनस लगा लेना। अब उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ना स्केयर रूट 8 इसको सॉल्व करते हैं। स्केयर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 का स्केयर रूट, और 4 का स्केयर रूट कितना होता है, 2 होता है, और साथ जो स्केयर रूट के अंदर 2 वो उसी तरह आ जाएगा। यानी कि जो स्केयर रूट 8 होता है उसकी जगह पर हम 2 × स्केयर रूट 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाला स्केयर रूट 8 है इसकी जगह पर हमने लिख देना 2 × स्केयर रूट 2, और जो नीचे है 49 का स्केयर रूट उसकी जगह पर हमने क्या लिख देना, 7 लिख देना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे, क्योंकि इस जगह पर प्लस माइनस लिखा हुआ है तो इस वजह से हम इसको 2 बार लिखेंगे। एक बार प्लस के साथ लिख लेंगे और एक बार माइनस के साथ लिख देंगे, और जो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो चीज़ें हैं वो उसी तरह ही हमने लिख देनी है। फिर उसके बाद हमने इधर क्या करना, अगर इस जगह पर अगर आपको नज़र आ रहा हो, फिर इसके बाद हमने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम 7 आ जाएगा, और ऊपर वाली टर्म उसी तरह आ जाएंगी। और इसी तरह ये जो दूसरी साइड है इस साइड पर भी हम एलसीएम लेंगे। पहले ये 1/7 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, फिर इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 2 जवाब आ जाएंगे, ये और ये जवाब आ जाएगा। और अगर हम इसको तरतीब से लिखना चाहें, यानी कि सिंगल फॉर्म में लिखना चाहें, तो हम इस तरह लिख सकते हैं। यानी कि ये जो टर्म है ना, ये -2 और 2 का स्केयर रूट है, ये खाली 2 और 2 का स्केयर रूट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, +-2 और 2 का स्केयर रूट, और -1 तो दोनों में है। तो अगर हम इधर देखें, इधर भी -1 है, इधर भी -1 है, तो -1 शुरू में आ जाएगा, यानी कि इस जगह पर -1 आ जाएगा, और +2 और -2 और 2 का स्केयर रूट इससे आगे हम लिख देंगे। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जी, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। अगर उसको देखें तो इसके अंदर इस जगह पर 2 रकमें दी गई हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी रिमूव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर का इधर कोफिशिएंट क्या 3 है, तो इस 3 को इधर से ख़त्म करना। 3 को इधर से ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ऊपर इक्वेशन दी हुई थी उस पूरी इक्वेशन को हमने 3 से डिवाइड कर देना। जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x² + 7/3x = 0। उसके बाद ये हमने फार्मूला लिखना है, और फार्मूले के अंदर ये जो छोटी ब्रैकेट है, इस छोटी ब्रैकेट में हमने ये जो चीज़ इधर x के साथ लिखी हुई है, x के साथ क्या लिखा हुआ है 3/7, उसको हमने इस ब्रैकेट के अंदर लिख लेना। जब हम 3/7 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो हमारे पास इस जगह पर क्या आ जाएगा, 7, और नीचे आ जाएगा 6। क्यों, नीचे लिखा हुआ है 2 और 3, जब 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो नीचे आ जाएगा 6। तो इसका जो हमारे पास इधर आंसर आया वो 7/6 का स्केयर आया। तो अब इधर हमने क्या करना है, जो पहली टर्म है उसको हमने इसी तरह लिख लेना, और जो दूसरी टर्म है उसको भी इसी तरह लिख लेना, और ये जो टर्म हमने अभी फार्मूले की मदद से फाइंड किया इसको एक बार प्लस में लिखना और एक बार माइनस में लिख लेना। तो इस तरह लिखने से क्या होगा कि ये जो पहली 3 टर्म्स हैं इन्होंने क्लोज होकर ये बन जाना है। यानी कि ये फर्स्ट टर्म, ये कौन सी फर्स्ट टर्म, ये जो एक्स के नीचे स्केयर के नीचे लिखी, और सेकंड टर्म क्या जो इस स्केयर के नीचे लिखी, यानी कि 7/6। इनके दरमियान में हम प्लस लिखेंगे। ये वाला प्लस अगर इस जगह पर दरमियान वाली रकम के साथ प्लस हो तो इस जगह पर क्या आता है, प्लस ही आ जाता है, और फिर ये क्या बन जाएगा, होल का स्केयर बन जाएगा। तो ये इसका जो कंप्लीटिंग स्केयर है वो मुकम्मल हो गया। अब इधर
इसके अलावा जो चीज़ बच रही है वो कौन सी है, -7/6 का स्केयर। इसको अब हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो अगर इधर हम देखें इसको हम इज़ इक्वल टू की दूसरी तरफ ले आए तो उसके बाद जो काम होता है वो क्या होता है कि दोनों तरफ हमने स्केयर रूट लेना होता है। तो हमने दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया, तो फिर ये जो स्केयर रूट है इस स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो दूसरी साइड पर हमने प्लस माइनस भी लिखना होता है, ये जो इस साइड पर है प्लस माइनस लिख लिया और ऊपर से स्केयर रूट ख़त्म कर लिया। अब इसको एक बार हमने लिखना है प्लस में यानी कि इस साइड पे, और एक बार हमने इसको लिखना है माइनस में, और जो लेफ़्ट साइड है वो दोनों के साथ हमने लिख देनी है। जिस टाइम ये हम इसको लिख लेंगे और फिर हमने इधर से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इधर x के साथ 7/6 था, वो दूसरी तरफ जाकर -7/6 हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमें पता चला 0/6 आ गया। 0/6 का मतलब 0, क्योंकि अगर किसी चीज़ के ऊपर 0 हो तो वो 0 के ही बराबर होता। अब सेम यही काम इस साइड पे करना है। इधर x के साथ क्या लिखा हुआ है, अगर इधर देखें 7/6 है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो -7/6 हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। और ऊपर -7 वो कितना हो जाएगा, -14 डिवाइडेड बाई 6। और फिर अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें तो 7/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो इसके आंसर आए हैं, इन आंसर्स को हम क्या करेंगे, इस तरह एक सॉल्यूशन सेट लिख के उसके अंदर हम लिख देंगे -7/3 और 0। इसके अंदर कोई मसला नहीं है, जिस मर्ज़ी रकम को आप पहले लिख लो, जिसको मर्ज़ी आप बाद में लिख लो। तो इसके बाद जो इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट है वो कुछ इधर लिखा हुआ है इस तरीके से, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके साथ ब्रैकेट्स लगा लेनी है। ब्रैकेट्स लगाने के बाद आपने इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका एलसीएम क्या, इसके एलसीएम में कौन सी चीज़ आपको नज़र आ रही है, 3x + 1। तो इसका मतलब आपने 3x + 1 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस जगह पर भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस जगह पर तो अब कटिंग हो नहीं सकती है, तो ये 4 दोनों टर्म्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा। लेकिन इधर 3x + 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये भी इधर 3x + 1 और निचला 3x + 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह जो हमारे पास इस जगह पर जवाब आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगा 12x + 4। और ये दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे इस जगह पर क्या हमारे पास बचेगा, खाली -8 आएगा। तो इस तरह ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब जो तमाम टर्म्स हैं, मसलन जो इधर आपको नज़र आ रही हैं इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड पर, उसको भी हम लेफ़्ट साइड पर ले आते हैं। और जो स्केयर वाली टर्म है वो शुरू में लिख लेते हैं, जो एक्स वाली टर्म है वो हम दूसरे नंबर पर लिखे रहने देते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हमने बाद में लिख लिया। अब इसके अंदर हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ ऐड हो सकती है। ये जो आखिरी तीनों टर्म्स हैं इन्होंने आपस में ऐड हो जाना, यानी कि -5 और -8 ये हो गया कितना हो गया जी 13 -13 और +4 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास ये जो चीज़ है ये आ जाएगी। अब इसके अंदर हम अब क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर के साथ रकम दी गई है उसको हमने ख़त्म करना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ इधर अगर हम देखें तो वो क्या है, -3 है। इस -3 को हमने ख़त्म करना। तो -3 किस तरह ख़त्म हो सकता है, अगर हम तमाम टर्म्स को किस से डिवाइड कर दें, -3 से डिवाइड कर दें। जब हम इसको -3 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास ये जो चीज़ है, ये जो इधर आपको फॉर्म अभी मैं दिखाता हूँ, ये जो नज़र आ रही है आपको ये बन जाएगी। तो ये तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बन गई है। तो इसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमने लिख लिया। अब इसकी जो छोटी ब्रैकेट है उसके अंदर हमने क्या लिखना होता है, जो x के साथ लिखा हुआ है, x के साथ क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, उस 4 को हमने इस जगह पर पुट कर देना। जब हम 4 को इस जगह पर ब्रैकेट के अंदर पुट करेंगे और ये 2 और 4 की आपस में कटिंग होगी तो 2's और 4 होता तो इस जगह पर 2 बच जाएगा। तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर 2 आ गया। तो फिर हमने क्या करना है, जो पहली टर्म होगी मसलन ये वाली पहली टर्म ये इसी तरह इधर आ जाएगी, -4x इधर आ जाएगा। और ये जो हमने अभी फाइंड किया ये वाली जो टर्म, ये इधर भी प्लस भी करनी है और इसको इधर आपने माइनस भी करना है। और ये जो लिखा हुआ है ना -3, ये इस जगह पर आ जाएगा। अब ये जो पहली 3 टर्म्स हैं इधर अगर आपको मैं दिखाऊं, ये वाली पहली 3 टर्म्स, ये
फार्मूला क्लोज हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो एक्स स्क्वायर यानी कि स्क्वायर के नीचे जो टर्म है ये पहली टर्म है, इधर एक्स स्क्वायर के नीचे जो टर्म है वो दूसरी टर्म है। इसका मतलब इधर एक्स लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। और ये जो दरमियान वाली टर्म के साथ साइन होता है इसको दरमियान में लिखना होता है और इसके ऊपर हम क्या लिख देते हैं, हम ब्रैकेट्स लगाकर होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये 3 टर्म्स को सॉल्व किया तो ये आ गया। और बाकी ये जो -2 का स्क्वायर है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा -4। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है +3 और उसको हम इसी तरह उसके आगे लिख देंगे। अब जो परफेक्ट स्क्वायर बन गया इसको इसी तरह रहने देना और जो बाकी है जो दोनों टर्म्स हैं इनको आपने इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाना। अगर हम इसको इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर ले आए तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 4 में से जब 3 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना होता है स्क्वायर रूट लेना होता है। अगर हम दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और दूसरी साइड पर क्या आ जाएगा प्लस माइनस आ जाएगा। अगर आप इस जगह पर देखें तो इस जगह पर क्या आ गया प्लस माइनस आ गया। तो फिर क्या करना है, एक बार x-2 को +1 के बराबर रखना है और एक बार आपने x-2 को -1 के बराबर रखना है। तो यहाँ से भी आपने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और इधर से भी x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आई और 1 आई है। ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इसको आपने SS लिख कर यानी कि सोल्यूशन सेट लिख कर उसके अंदर आपने 1 भी लिख देना और 3 भी लिख देना। तो इस तरह ये इसका सोल्यूशन सेट जो है वो हम लिख सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये जो यूनिट नंबर 1 है इसकी समझ आ गई होगी कि यूनिट नंबर 1 की जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो इनको किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो ये जो नोट्स हैं ये आप मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर हासिल कर सकते हैं या ये जो वीडियो आपको मैं यूट्यूब के ऊपर इसका जो लिंक होगा उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी PDF फाइल का लिंक भी मौजूद होगा। आपने उधर से ये नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं और फिर आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप बड़ी आसानी के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।